जिनकी डायबिटीज या शुगर लंबे समय तक अनकंट्रोल रहती है, उन्हें ढीलापन या मर्दाना कमजोरी की दिक्कत ज्यादा आती है। हमें सेक्सुअल वीकनेस हो रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। वो बेसिकली क्यों होता है, जैसे मैंने आपको पहले कंसेप्ट समझाया कि अगर हाई ब्लड शुगर की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, तो क्या इसका असर पुरुषों के स्पर्म काउंट और फर्टिलिटी पे भी पड़ता है? पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या है, जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं बेसिकली जो स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम अंडकोश भी कहते हैं, वो वीक हो जाते हैं। अक्सर हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाती है। क्या ये बात मेडिकल और साइंटिफिक तौर पे सही है? ये सच नहीं है कि ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाती है। कई डायबिटीज मरीज बताते हैं कि उनकी नसें चढ़ जाती हैं, पैरों में सुन्नपन आ जाता है, चप्पल निकल जाती हैं और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या कारण है? वो सीधा नसों पे अटैक करना शुरू कर देती है। जो हमारी नसें हैं वो कमजोर हो जाती हैं, या फिर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। हमने देखा है कि कुछ डायबिटीज पेशेंट्स का वजन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जबकि कुछ का वजन अचानक कम होने लगता है। एक ही बीमारी में ऐसा उल्टा सीधा असर क्यों देखने को मिलता है? वेट बढ़ना उस केस में हम देख सकते हैं, जैसे हम आर्टिफिशियल इंसुलिन दे रहे हैं या फिर उसको आर्टिफिशियल शुगर दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। एलोपैथी में जो दवाइयाँ या इंसुलिन लंबे समय तक ली जाती हैं, उनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? जैसे नर्व डैमेज होना या पुअर ब्लड सर्कुलेशन, जिसकी वजह से और भी जैसे किडनी पे इफेक्ट आना शुरू हो गया, हार्ट पे इफेक्ट आना शुरू हो गया। गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। ये होता क्या है, क्यों होता है और डिलीवरी के बाद कई बार ये अपने आप ठीक कैसे हो जाता है? क्योंकि जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है उसकी डिस्टर्बेंस हो जाती है, और बेसिकली ये हमें 5th मंथ से लेके 7th मंथ तक देखने को मिलता है। और जिनकी डायबिटीज जो है वो डिलीवरी तक भी जाती है, तो वो डिलीवरी के 6 से 12 हफ्ते के बीच में नॉर्मल हो जाता है। लेकिन मर्दाना कमजोरी के लिए कौन सी प्रभावी जड़ी बूटियां या ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं? क्या आयुर्वेद के साथ इसे सुरक्षित रूप से मैनेज किया जा सकता है? हम शिलाजीत का भी यूज कर सकते हैं। वेलकम बैक टू अनदर लाइफ अवेडा पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के एक सबसे बड़े सवाल पे। क्या डायबिटीज रिवर्स की जा सकती है या सिर्फ इसका मैनेजमेंट ही पॉसिबल है? उसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसी स्टेज की जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, प्री डायबिटीज, और समझेंगे कैसे पहचानें कि आप इस स्टेज में हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्शन लिया जाए तो डायबिटीज को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके बाद हम आएंगे एक सेंसिटिव टॉपिक पे और जानेंगे कि क्या डायबिटीज का मर्दों की सेक्सुअल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है और क्या उसकी वजह से मेन के परफॉर्मेंस, लिबिडो और डिजायर में चेंजेस आते हैं। अगर आप डायबिटीज या प्री डायबिटीज से डील कर रहे हैं तो ये डिस्कशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम डॉक्टर आकांक्षा। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या डायबिटीज को पूरी तरह जड़ से खत्म किया जा सकता है या इसे सिर्फ कंट्रोल ही किया जा सकता है? ऐसी कोई भी स्टडी नहीं बनी है, कोई भी रिसर्च नहीं है जिसमें ये हो कि डायबिटीज को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं या इसका कोई परमानेंट क्योर है। क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक टाइप 1 डायबिटीज होता है, एक टाइप 2 डायबिटीज होता है। टाइप 1 में बेसिकली जो हमारा पैनक्रियाज है, जो इंसुलिन को सिक्रीट करता है। इंसुलिन क्या है? वो एक हार्मोन है जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो पैनक्रियाज उसमें बिल्कुल ही उसको बनाना बंद कर देता है, मतलब उसको वो सिक्रीट ही नहीं करता है, जिसकी वजह से उनको पूरा लाइफ टाइम के लिए इंसुलिन को लेना ही पड़ता है। लेकिन जो टाइप 2 आजकल कॉमन हम देख रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज, जो टाइप 1 डायबिटीज है वो बच्चों में देखी जाती है, बेसिकली 25 साल से पहले पहले। और आजकल हम ज्यादातर देख रहे हैं कि हर किसी को कॉमन हो गया है टाइप 2 डायबिटीज, जिसको हम शुगर कह देते हैं अपनी आम भाषा में कि उसको शुगर हो गई है। तो वो बेसिकली हम 25-30 के बाद देखने को हमें मिलती है। उसमें जो हमारा पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को सिक्रीट तो करता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से शुगर के जो लेवल्स हैं वो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। उसका एक बड़ा रीजन है आज के टाइम में कि लोग जो हैं उनका खान पान अच्छा नहीं है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस करने को मिल रही है। अक्सर हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाती है।
क्या ये बात मेडिकल और साइंटिफिक तौर पे सही है? सच नहीं है कि ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाती है, क्योंकि आजकल ऐसे लोग भी हैं जो ज्यादा मीठा खा रहे हैं लेकिन उन्हें तो शुगर नहीं है। लेकिन अगर हम ज्यादा मीठा खाएंगे और साथ में हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ठीक नहीं है तो उसकी वजह से डायबिटीज हो सकती है। बिकॉज अगर लाइफस्टाइल आपका सीडेंटरी रहेगा या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल रहेगा तो जो इंसुलिन हार्मोन है वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पाता है, वो सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो पाते हैं और वो ब्लड में धीरे धीरे शुगर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। कई डायबिटीज मरीज बताते हैं कि उनकी नसें चढ़ जाती हैं, पैरों में सुनपन आ जाता है, चप्पल निकल जाती हैं, और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या कारण है? बेसिकली सर देखो, जब डायबिटीज हो जाती है या फिर शुगर हम जिसको कहते हैं हो जाती है तो उसके ना कॉम्प्लिकेशंस बहुत आना शुरू हो जाते हैं बॉडी में। वो क्यों होते हैं कि वो सीधा नसों पे अटैक करना शुरू कर देती है। जो हमारी नसें हैं वो कमजोर हो जाती हैं या फिर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो कहते हैं कि हमारी नसें चढ़ जाती हैं, हमें ऐसे लगता है हमारी टांगों में जान नहीं बची है, हमसे चला नहीं जाता है। और दूसरा ये है कि उनमें अगर कभी जख्म हो जाता है तो वो भरता भी नहीं है। वो क्यों नहीं भरता? क्योंकि एक तो नसें कमजोर हो गई हैं और दूसरा जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल नहीं हो पाते हैं और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। जिनकी डायबिटीज या शुगर लंबे समय तक अनकंट्रोल रहती है, उन्हें ढीलापन या मर्दाना कमजोरी की दिक्कत ज्यादा आती है? जी हाँ, ये बहुत ही आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। जिनमें हम शुगर के हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें सेक्सुअल वीकनेस हो रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। वो बेसिकली क्यों होता है? जैसे मैंने आपको पहले कंसेप्ट समझाया कि नर्व डैमेज होना शुरू हो जाता है, जो नसें हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेनिस को हमारे ब्लड सर्कुलेशन नहीं आता और उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। अगर हाई ब्लड शुगर की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, तो क्या इसका असर पुरुषों के स्पर्म काउंट और फर्टिलिटी पे भी पड़ता है? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि नर्व्स डैमेज हो जाती हैं या फिर पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या है, जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं बेसिकली जो स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम अंडकोश भी कहते हैं, वो वीक हो जाते हैं। उसको जो नर्व सप्लाई है या फिर ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है जो हमारी सेक्सुअल पावर के लिए बेसिकली देखा जाता है कि टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट होना चाहिए तभी हमारी सेक्सुअल पावर सही रहेगी, लेकिन जिसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है हमारा वो सप्रेस हो जाता है, उसकी वजह से जो स्पर्म क्वांटिटी है या फिर स्पर्म की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। हमने देखा है कि कुछ डायबिटीज पेशेंट्स का वजन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जबकि कुछ का वजन अचानक कम होने लगता है। एक ही बीमारी में ऐसा उल्टा सीधा असर क्यों देखने को मिलता है? ये ना अलग अलग कंसेप्ट है कि जिनमें वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। वेट बढ़ना उस केस में हम देख सकते हैं जैसे हम आर्टिफिशियल इंसुलिन दे रहे हैं या फिर उसको आर्टिफिशियल शुगर दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि जो इंसुलिन है वो बॉडी में ज्यादा जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो काम भी ज्यादा नहीं करते हैं तो मेटाबॉलिज्म भी उनका इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और दूसरा कंसेप्ट हमारे पास ये है कि वेट गिरना शुरू हो जाता है। अब क्या है, हमारे शुगर में यही रहता है कि जो हमारी बॉडी है, हमारा पेनक्रियाज है, वो इंसुलिन अच्छे से नहीं बना पाता, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन की वजह से जो फैट है वो अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं होगा। जो बॉडी है वो एनर्जी सेल्स को खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो फैट है वो बहुत जल्दी लूज होना शुरू हो जाता है और वेट गिरना शुरू हो जाता है। एलोपैथी में जो दवाइयां या इंसुलिन लंबे समय तक ली जाती हैं, उनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? बेसिकली क्या है कि जब हम लॉन्ग टाइम से जो एलोपैथी मेडिसिन आते हैं, ग्लाइकोसाइड्स आते हैं या फिर सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं, इनका लॉन्ग टर्म तक सेवन करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं, जैसे नर्व डैमेज होना या पुअर ब्लड सर्कुलेशन, जिसकी वजह से और भी जैसे किडनी पे इफेक्ट आना शुरू हो गया, हार्ट पे इफेक्ट आना शुरू हो गया, या फिर हमारी नर्व्स कमजोर हो जाती हैं, न्यूरोपैथी होना शुरू हो जाती है। आजकल गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। ये होता क्या है, क्यों होता है और डिलीवरी के बाद कई बार ये अपने आप ठीक कैसे हो जाता है?
बेसिकली इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज भी बोलते हैं। मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडीज में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है उसकी डिस्टर्बेंस हो जाती है, और बेसिकली ये हमें 5th मंथ से लेके 7th मंथ तक देखने को मिलता है। और जिनकी डायबिटीज जो है वो डिलीवरी तक भी जाती है तो वो डिलीवरी के 6 से 12 हफ्ते के बीच में नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये जो चीज है वो बच्चे के लिए थोड़ी हानिकारक हो सकती है। इसीलिए जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको हम कहते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल सही रखो, जो शुगर वाली चीजें होती हैं, मीठे वाली चीजें होती हैं, उनको थोड़ा अवॉइड करने को कहते हैं। जब आफ्टर डिलीवरी मदर जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है तो वो तब चांसेस होते हैं कि बच्चे को कहीं डायबिटीज ना हो जाए। आमतौर पे लोग सलाह देते हैं कि करेला या नीम का जूस पीने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। क्या इसमें सच्चाई है या ये सिर्फ एक आम धारणा और भेड़चाल है? देखिए सर, ऐसा होता है कि जो हमारा नीम या करेला है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, लेकिन उसकी भी एक डोसेज होती है। अगर आप बिना डॉक्टर के परामर्श से नीम खाना शुरू कर दोगे या फिर करेला खाना शुरू कर दोगे तो वो भी हानिकारक हो सकता है। ये आपको नहीं पता कि आपकी शुगर कितनी है और आपको कितने अमाउंट में या कितने डोज में लेना चाहिए, तो उसका भी एक डोज होता है। अब वो नीम और करेला हम इसलिए कहते हैं कि वो कड़वा होता है, तो वो जो चीज कड़वी है वो शुगर को तो काटेगी ना, तो इसलिए हम कह देते हैं कि नीम खाना चाहिए, करेला खाना चाहिए, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर डोज होता है, एक प्रॉपर वे होता है लेने का। तो बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी आप ये चीजें मत लो। और कंसेप्ट है कि जैसे ये हम कड़वी चीजें देखते हैं तो जिसका वेट गिर रहा हो उसमें अवॉइड करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एक तो इसमें ये कड़वी चीजें हैं जो वेट को भी रिड्यूस करती हैं और साथ में शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती हैं। लेकिन अब शुगर की वजह से ऑलरेडी पेशेंट का वेट इतना गिर रहा है, ऊपर से आप ये सब चीजें ले रहे हो, तो वो चीज आपकी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई चीज लेनी है या कोई हर्ब लेनी है तो आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से लीजिए। जो पुरुष डायबिटी की वजह से मर्दाना कमजोरी या सेक्सुअल समस्याओं से जूझ रहे हैं, वे इस स्थिति से कैसे रिकवर कर सकते हैं? क्या ये रिवर्स हो सकता है? जैसे हमारी पहले डिस्कशन हुई थी उसमें हमने बताया था कि इसकी वजह से सेक्सुअल वीकनेस, मर्दाना कमजोरी आ जाती है, तो वो कोई एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम उसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, बट जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए, जितनी हमें चाहिए, हम उसको उतना लेके आ सकते हैं, ठीक कर सकते हैं परफेक्ट लाइफस्टाइल के साथ, परफेक्ट डाइट के साथ। और हम डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं कि अगर उसके लिए कोई मेडिकेशन है या कोई आयुर्वेदिक हर्ब हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आजकल नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग अश्वगंधा लेना शुरू कर देते हैं, तो अश्वगंधा जो है एक बहुत अच्छी हर्ब है जो आपके स्टेमिना को बूस्ट करती है। बेसिकली इसमें नर्व्स कमजोर हो जाती हैं तो वो नर्व्स को जो है स्ट्रेंथ देना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मर्दाना कमजोरी को हम ठीक कर सकते हैं। मर्दाना कमजोरी के लिए कौन सी प्रभावी जड़ी बूटियां या ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं? क्या आयुर्वेद के साथ इसे सुरक्षित रूप से मैनेज किया जा सकता है? बेसिकली जो हमें देखना पड़ेगा, मर्दाना कमजोरी की जो रूट कॉज है वो डायबिटीज रहता है या फिर शुगर रहती है। तो जो अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हम कौन कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं जो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास गुड़मार आ जाता है, एक जड़ी बूटी है, बेसिकली इसको हम शुगर डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जानते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। या फिर जो हमारी जामुन होती है उसका जो बीज होता है उसका हम पाउडर बना के भी यूज कर सकते हैं। और नीम और करेले की बात तो हमने पहले भी की थी, ये चीजें भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वही चीज है कि इसको हम डोसेज, प्रॉपर डोसेज के साथ, प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल के साथ यूज करें तो वो सही रहता है। और दूसरा, अगर आप बात कर रहे हैं मर्दाना ताकत के लिए, तो उसके लिए अश्वगंधा के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके साथ साथ हम शिलाजीत का भी यूज कर सकते हैं। शिलाजीत का एक बहुत अच्छा हमारे आयुर्वेदा में रोल बताया हुआ है आचार्य सुश्रुत ने कि ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, जो साथ में मर्दाना कमजोरी रहती है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा क्या है कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है इन सभी जड़ी बूटियों को एक साथ लेने में, तो आप हमारा लाइफ वेदा का ग्लाइकोरक्षक कैप्सूल भी यूज कर सकते हो। उसमें ये सारी जड़ी बूटियां प्रॉपर कॉम्बिनेशन में डाली गई हैं। और इसके साथ साथ आप मर्दाना कमजोरी के लिए भी लाइफ वेदा का टेस्टरोवा कैप्सूल ले सकते हो, जिसमें कौंच बीज, सफेद मूसली, शिलाजीत, अश्वगंधा ऐसी हर्ब्स डली हुई हैं। आखिरी सवाल, जो लोग हाल ही में डायबिटीज से डायग्नोज हुए हैं, इस पॉडकास्ट के जरिए आप उन्हें क्या सबसे जरूरी मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो ये शुगर है वो एक साइलेंट अटैकर है, तो इसके लिए आप अपने डाइट को सही रखें, अपने लाइफस्टाइल को सही रखें, आप
एक अच्छे डॉक्टर से सलाह और परामर्श लीजिए और समय समय पर अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहें और साथ ही किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। थैंक यू डॉक्टर। होप आप सभी को इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके भी डायबिटीज से जुड़े कोई सवाल हैं, कमेंट्स में जरूर पूछें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।